हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है प्लेग। जैसा कि हमें पता है कि प्लेग एक तरह की जूनोटिक डिसीज़ होती है, मतलब कि एनिमल के थ्रू स्प्रेड करती है, ठीक है, विथ एपिडेमिक पोटेंशियल। और ये एपिडेमिक डिसीज़ भी होती है, और ये एक तरह की नोटिफाइबल डिसीज़ होती है। और इसका अदर नेम्स क्या क्या है? ब्लैक डेथ बोलते हैं इसको, गैंग्रीन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, और महामारी भी इसको बोलते हैं, या फिर ग्रेट डेथ भी बोलते हैं। फिर इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो एपिडेमियोलॉजी में सबसे पहले एजेंट की बात करते हैं। तो प्लेग एजेंट कौन होता है? यार्सिनिया पेस्टिस। यार्सिनिया पेस्टिस। और ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है? ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, नॉन मोटाइल होता है, और कोकोबैसिलस होता है। ग्राम नेगेटिव, कोकोबैसिलस और नॉन मोटाइल होता है। फिर इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बाईपोलर स्टेनिंग विथ वेसन्स स्टेन, ठीक है, वेसन्स स्टेन, और जिम्सा स्टेन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। फिर इसके हम रिजर्वायर की बात करें तो रिजर्वायर कौन कौन होते हैं इसके? वाइल्ड रोडेंट्स जैसे कि माइस, फील्ड रैट्स और इंडियन जर्बिल। याद रखना, इंडियन जर्बिल। इसका नाम क्या है? टेटेरा इंडिका। टेटेरा इंडिका, ठीक है, माइस, फील्ड रैट्स और इंडियन जर्बिल, जिसका नाम टेटेरा इंडिका है। फिर इनके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन होते हैं? इन्फेक्टेड रोडेंट्स, रैट, फ्ली और केस ऑफ निमोनिक प्लेग, ठीक है। कौन कौन होते हैं? इन्फेक्टेड रोडेंट्स, रैट, फ्ली और केस ऑफ निमोनिक प्लेग। फिर होस्ट फैक्टर की बात करें तो होस्ट फैक्टर कौन होता है इनका? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मतलब कि जो फेवर करते हैं इनके इन्फेक्शन को, जैसे ओवर क्राउडिंग, ठीक है, ओवर क्राउडिंग से फैलता है, या फिर लैक ऑफ हाइजीन, या ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स होते हैं जो एंडेमिक एरिया में जाते हैं तो उनमें भी जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसका जो ट्रांसमिशन सीज़न कौन सा होता है? सीज़न फ्रॉम सितंबर टू मई। सितंबर से मई के बीच में ये ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है? 16 to 34 डिग्री सेल्सियस। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने होता है? मोर देन 60%। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो फेवर करते हैं प्लेग को। फिर इनके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, अब देखो प्लेग जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, एक निमोनिक प्लेग, एक ब्यूबोनिक प्लेग और एक सेप्टिसेमिक प्लेग। निमोनिक प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 डेज़, और ब्यूबोनिक प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 7 डेज़, और सेप्टिसेमिक प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 7 डेज़। तो ये अलग अलग प्लेग का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड है। फिर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन प्रिंसिपल या मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है? वेक्टर। और वेक्टर कौन सा होता है? रैट, फ्ली, जिसका नाम क्या है? जीनोसाइला चियोप्सिस। जीनोसाइला चियोप्सिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर कि प्लेग का वेक्टर कौन होता है? रैट, फ्ली, और क्या नाम होता है इसका? जीनोसाइला चियोप्सिस। ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। और ये एक तरह का ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड है। बोथ मेल और फीमेल रैट फ्ली दोनों ही बाइट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिसीज़ को। जो रैट फ्ली होता है वो इंजेस्ट करता है कितना? 0.5 mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है, या इसको ब्लड मील भी बोलते हैं इसका। और टोटल अप्रॉक्स 5000 प्लेग बैसिलाई प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर। और ब्लॉक्ड फ्ली या चोक्ड फ्ली किसको कहते हैं? मतलब अगर प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन होता है इनका, कहने का मतलब कि जो प्लेग बैसिलाई है वो अपना नंबर मल्टीप्लाई करता है और ट्रांसमिट करता है डिसीज़ को, इसको बोलते हैं प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन। पार्शियली ब्लॉक्ड फ्ली किसको बोलते हैं? एक तो हो गया ब्लॉक्ड फ्ली या चोक्ड फ्ली भी इसको बोलते थे, और दूसरा है पार्शियली ब्लॉक्ड फ्ली। पार्शियली ब्लॉक्ड का मतलब ये मोर डेंजरस होता है इन ट्रांसमिटिंग द डिसीज़, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है यहाँ पर और ये लंबे समय तक सर्वाइव करता है। तो रैट फ्ली जो होते हैं 2 टाइप के, एक ब्लॉक्ड फ्ली और एक पार्शियली ब्लॉक्ड फ्ली। ब्लॉक्ड फ्ली में क्या होता है? प्रोपेगेटिव ट्रांसमिशन होता है, और इसमें जो प्लेग का बैसिलाई है अपने नंबर को बढ़ाता है और ट्रांसमिट करता है डिसीज़ को। जबकि पार्शियली ब्लॉक्ड में क्या होता है कि ये अपना लाइफ स्पैन बढ़ाता है और लंबे समय तक सर्वाइव करता है। इसमें ये नंबर बढ़ा रहे हैं और इसमें ये अपना लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कौन सा ज़्यादा डेंजरस है? पार्शियली ब्लॉक्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं फ्ली इंडेक्स की। तो फ्ली इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। पहला है टोटल फ्ली इंडेक्स। टोटल फ्ली इंडेक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फ्लीज अपॉन रैट, इसको बोलते हैं टोटल फ्ली इंडेक्स।
दूसरा है चियोप्सिस इंडेक्स, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ चियोप्सिस अपॉन रैट, और ये एक तरह का स्पेसिफिक फ्ली इंडेक्स होता है और मोस्ट सेंसिटिव क्राइटेरिया होता है ड्यूरिंग द प्लेग, और चियोप्सिस इंडेक्स इंक्रीज करता है ड्यूरिंग द प्लेग, और अगर चियोप्सिस इंडेक्स मोर देन 1 आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सप्लोसिवनेस ऑफ द प्लेग, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिवनेस है प्लेग का, ठीक है। फिर बात करते हैं बरो इंडेक्स। बरो इंडेक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फ्लीस अपॉन बरो, ठीक है। और अर्लीस्ट साइन ऑफ अपकमिंग प्लेग क्या होता है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ रैट्स, मतलब जैसे जो अर्लीस्ट साइन होता है प्लेग के आने का कि रैट्स का जो नंबर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। पहला है ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है तीनों में, इसका जो प्रेवलेंस होता है वो 80 to 85% होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 to 6 या 7 डेज़, ठीक है, 2 to 6 डेज़। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले रैट फ्ली जो होता है वो बाइट करता है लोअर लिम्स ऑफ द ह्यूमन को, फिर वहाँ से वो इनोकुलेशन करता है बैसिलाई का, फिर इंटरसेप्टेड बाय द लोकल लिम्फेटिक्स, जो बैसिलाई होता है वो लोकल लिम्फेटिक्स में जाकर इंटरसेप्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, बुबोस। बुबोस सबसे पहले क्या हुआ, रैट फ्ली लोअर लिम्स पे आकर बाइट किया, फिर इनोकुलेशन हुआ बैसिलाई का, फिर वो लोकल लिम्फेटिक्स में जाकर इंटरसेप्ट किए और फॉर्मेशन किए ब्यूबोस का। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, फीवर, चिल्स, हेडेक, मायल्जिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पेनफुल लिम्फ एडिनाइटिस, ये इसके सिम्टम्स हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर कोई पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब अगर एक पर्सन का हो गया तो वो उससे दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होगा। केस फैटेलिटी रेट कितना होता है यहाँ पर, 50 to 60% इफ़ अनट्रीटेड। और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, निमोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग, मतलब ब्यूबोनिक प्लेग आगे जाकर निमोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग कॉज करता है, ठीक है, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा निमोनिक प्लेग की बात करते हैं। तो निमोनिक प्लेग रेयर होता है, सबसे मोस्ट कॉमन ब्यूबोनिक है, निमोनिक प्लेग रेयर होता है और ये मोस्ट हैजार्डस होता है, ठीक है। और यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, हाईली कम्युनिकेबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है कि हाईली कम्युनिकेबल होता है। और इसका केस फैटेलिटी रेट कितना होता है, 100% इफ़ नॉट एग्रेसिवली ट्रीटेड। और यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 डेज़। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग, ये देखो ये किस टाइप का होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है ब्यूबोनिक प्लेग का। और यहाँ पर इन्फेक्शन और कैसे फैल सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फ्रॉम द निमोनिक प्लेग, मतलब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये देखो कॉम्प्लिकेशन होता है ब्यूबोनिक प्लेग का, या फिर निमोनिक प्लेग का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैल सकता है, ठीक है, इससे इसका इन्फेक्शन फैलता है। और ये याद रखना कि ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसकी केस फर्टिलिटी रेट भी 100% होती है, मतलब इन्फेक्शन होता ही होता है। फिर तीसरा बात करते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग की। सेप्टिसेमिक प्लेग में क्या होता है, ये सबसे रेयरेस्ट होता है और ये भी कॉम्प्लिकेशन होता है ब्यूबोनिक प्लेग का, ठीक है, मतलब ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है वो निमोनिक प्लेग कॉज करता है, फिर और वही सेप्टिसेमिक प्लेग भी कॉज करता है, मतलब इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। वाइड स्प्रेड डिससेमिनेशन फ्रॉम लिम्फ नोड ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग, यहाँ पर डिससेमिनेशन होता है लिम्फ नोड ऑफ द ब्यूबोनिक प्लेग का। और क्या होता है, एक्सीडेंटल लैब इन्फेक्शन की वजह से, लैब इन्फेक्शन से इसका स्प्रेड हो जाता है। और ये वेरी सीवियर होता है, ध्यान रखना, वेरी सीवियर, रेयरेस्ट होता है लेकिन वेरी सीवियर होता है। और यहाँ पर भी कोई पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन देखने को नहीं मिलता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, 2 to 7 डेज़। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर एस्चार का फॉर्मेशन होता है। एस्चार क्या होता है, ब्लैक स्पॉट अराउंड दी इन्फेक्शन जहाँ पे होता है बाउंड का, उसको एस्चार का फॉर्मेशन हो जाता है। और गैंग्रीन ऑफ द कूलर पार्ट्स, जो कूलर पार्ट्स होते हैं वहाँ पर गैंग्रीन हो जाती है, जैसे कि फिंगर में, टोज़ में, ईयर में, नोज़ में, ठीक है, यहाँ पर गैंग्रीन हो जाती है, जिसको हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं। ऊपर हमने देखा था ना प्लेग का दूसरा, उसका और नाम द ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, तो वो यहीं पर देखा था। और क्या होता है यहाँ पर, कोलैप्स एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर, कोलैप्स एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। और इसके केस फर्टिलिटी रेट की बात करें तो कितना होता है, 100% इफ़ अनट्रीटेड। और क्या होता है यहाँ पर, डेड एंड होता है, मतलब रेयरली स्प्रेड टू क्लोज कॉन्टैक्ट्स पॉसिबल, मतलब यहाँ पर जो है फिर इसका डेड एंड हो जाता है प्लेग का, प्लेग के बैसिलाई का, मतलब यहाँ से फिर फर्दर स्प्रेड नहीं करता है अगर सेप्टिसेमिक फेज आ गया तो, ठीक है।
तो कितने टाइप की पढ़ ली हमने? ब्यूबोनिक प्लेग, निमोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग। ये वाला सबसे मोस्ट कॉमन था और ये वाला रेयर था और ये वाला रेयरेस्ट था, ठीक है। और इसका केस फर्टिलिटी रेट की बात करें तो कितना है? 50 से 60%, और इसका 100%, और इसका भी 100%। और अगर बात करें इसका ट्रांसमिशन की, तो यहाँ पर कोई पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होता है। यहाँ पर होता है पर्सन टू पर्सन निमोनिक में, और सेप्टिसेमिक में भी नहीं होता है, नो पर्सन टू पर्सन। और निमोनिक प्लेग और सेप्टिसेमिक प्लेग ब्यूबोनिक प्लेग के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और सेप्टिसेमिक में एस्चार का फॉर्मेशन भी होता है और गैंग्रीन होती है कूलर पार्ट्स में, जैसे फिंगर, टोस, ईयर, नोज। इसी वजह से इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक डेथ। और यहाँ पर डेड एंड होता है। आई होप समझ में गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं प्लेग का? तो डायग्नोसिस 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला स्टेनिंग, दूसरा ब्लड कल्चर और तीसरा सीरोलॉजी। स्टेनिंग में कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं? वेसेंस स्टेन, जो कि बाइपोलर स्टेनिंग के लिए यूज़फुल होता है। और जिम्सा स्टेन भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर हम लोगों ने देखा था। फिर ब्लड कल्चर की बात करें तो ब्लड कल्चर जो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर डायग्नोसिस। और कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं यहाँ पर? कैरी ब्लेयर मीडिया, ठीक है, फॉर आइसोलेशन ऑफ बैसिलाई। और सीरोलॉजी हम किस लिए करते हैं? एंटीबॉडी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए सीरोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। फिर बात करें कंट्रोल ऑफ प्लेग। प्लेग को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो इसके 5 मेथड हैं। पहला, सबसे पहले डायग्नोसिस करो, फिर नोटिफिकेशन, मतलब प्लेग हमें पता है ना नोटिफाइबल डिसीज़ होता है। फिर आइसोलेशन करो केसेस का, और कब तक आइसोलेट करना है? 7 to 10 डेज तक। फिर क्वारंटीन पीरियड में रखो उसको फॉर हेल्दी कॉन्टैक्ट्स। अगर हेल्दी कॉन्टैक्ट्स है तो उसको क्वारंटीन पीरियड में रखो 40 डेज तक। और ट्रीटमेंट दे सकते हो उसको। ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन कितना डोज देते हैं? 30 मिलीग्राम पर kg BD, मतलब ट्वाइस अ डे। और कब तक देना है? 7 to 10 डेज। और टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो 30 to 40 मिलीग्राम पर kg OD, मतलब वंस अ डे। और कब तक देना है? 7 to 10 डेज। फिर इसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू ब्रेक द ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग कौन सा होता है? रैट फ्लीज रिडक्शन वाया यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स। मतलब इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करके रैट फ्ली को रिड्यूस करना सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है प्रिवेंशन ऑफ द प्लेग का। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर? वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं हम। वेक्टर कंट्रोल कैसे करेंगे? 10% DDT से या 3% BHC से यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट कौन होते हैं? 2% कार्बारिल यूज़ कर सकते हैं, या 5% मैलाथियन, सबसे मोस्ट कॉमन। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि 5% मैलाथियन यूज़ कर सकते हैं सबसे मोस्ट कॉमनली। तो क्या क्या यूज़ करते हैं? 10% DDT, 3% BHC, 2% कार्बारिल और 5% मैलाथियन। फिर अगर बात करें फ्ली इंडेक्स, अगर लेस देन 1 और 0 है विद इन 48 आवर्स ऑफ द स्प्रेइंग, अगर इंसेक्टिसाइड या फिर DDT वगैरह स्प्रे करने से अगर फ्ली इंडेक्स लेस देन 1 या 0 हो जाता है विद इन 48 आवर्स, तो हम ये कहते हैं कि वेक्टर कंट्रोल है हमारा, ठीक है। फिर इसके प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं? वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन कब इफेक्टिव होता है? इफेक्टिव इफ़ कैरीड आउट 1 वीक बिफोर एंटीसिपेटेड प्लेग आउटब्रेक। मतलब प्लेग के आउटब्रेक होने से 1 हफ्ता पहले अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं तब जाकर ये मतलब इफेक्टिव होता है। स्ट्रेन कौन सा यूज़ करते हैं यहाँ पर वैक्सीन में? सोखे मॉडिफाइड हैफकिन वैक्सीन। सोखे मॉडिफाइड हैफकिन वैक्सीन। इसके 2 डोज देते हैं, एक डे 0 पे और एक डे 14 पे। डे 0 पे कितना डोज देते हैं? 0.5 ml सबक्यूटेनियसली। और डे 14 पे कितना डोज देते हैं? 1 ml सबक्यूटेनियसली। डे 7 to 14 पे दे सकते हैं, ठीक है। एक डे 0 पे देंगे और एक डे 14 पे देंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि डे 0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि उस दिन से इन्फेक्शन हुआ है, जबकि डे 0 का मतलब ये होता है कि जिस दिन हमने फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ली, ठीक है। इम्यूनिटी डेवलप्ड 5 to 7 डेज आफ्टर दी वैक्सीनेशन। हमने अगर आज वैक्सीनेशन किया तो 5 से 7 दिन बाद हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करेगी। बूस्टर डोज फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स एट 6 मंथ इंटरवल्स। बूस्टर डोज हम कब देते हैं? 6 मंथ के इंटरवल पे, वो भी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में देते हैं। नॉट इफेक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक। आउटब्रेक में इफेक्टिव नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो भी अप्रॉक्स सेम ही होता है इसके, और इम्यूनिटी भी मतलब 5 to 7 डेज़ के आसपास, और इम्यूनिटी भी 5 to 7 डेज़ पे डेवलप हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर आउटब्रेक में इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि दोनों साथ साथ में डेवलप हो रही है, जबकि इम्यूनिटी को पहले डेवलप करना चाहिए था। और इफेक्टिव होते हैं एम्पोरियाट्रिक्स मतलब ट्रैवलर्स में,
क्योंकि जो एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं तो उनमें हम पहले से वैक्सीनेशन कर देते हैं जिससे कि उसके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। फिर बात करते हैं इनके कीमो प्रोफाइलेक्सिस की। तो कीमो प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है, सर्विलेंस ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर 7 डेज़। जो जो लोग कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको हम 7 डेज़ तक सर्विलेंस पर रखते हैं और उन्हें क्या देते हैं, टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। कितना डोज, 500 मिलीग्राम OD फॉर 5 डेज़, 500 मिलीग्राम वंस अ डे देते हैं फॉर 5 डेज़। ये हो गया कीमो प्रोफाइलेक्सिस। तो ये हो गया प्लेग हमारा। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट रिकमेंडेड मेथड या इंसेक्टिसाइड टू कंट्रोल द रैट फ्ली। सबसे मोस्ट रिकमेंडेड कौन सा था, 5% मैलाथियन। ठीक है। फिर दूसरा, व्हाट इज़ द डोज ऑफ सोखे मॉडिफाइड, डोज पूछ रहा है हमसे। तो याद करो, हम डे 0 पे देते थे और डे 14 पे देते थे। डे 0 पे कितना देते थे डोज, 0.5 ml सबक्यूटेनियस, और डे 14 पे कितना देते थे, 1 ml सबक्यूटेनियस। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला डे 0 0.5 ml सबक्यूटेनियस और डे 14 1 ml सबक्यूटेनियस। तो पहला ही लग रहा है, तो पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन, अ 20-year-old मेल केम टू द हॉस्पिटल complaining of swelling in the groin for 1 week. On examination, buboes were seen on the groin and lower limb. ये लोअर लिम्ब से स्प्रेड करता है प्लेग। तो एंटीबायोटिक पूछ रहा है हमसे। तो एंटीबायोटिक हमने अभी देखा था, कौन सी देते थे एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। तो एंटीबायोटिक कौन सी देते हैं, टेट्रासाइक्लिन फॉर कीमो प्रोफाइलेक्सिस। यहाँ पर हमने देखा था कीमो प्रोफाइलेक्सिस में कौन सी देते हैं, टेट्रासाइक्लिन। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।